तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। सोचिए, अंतरिक्ष की गहराइयों से धरती पर एक ऐसा तोहफा आता है जो पूरी इंसानियत का अंत कर सकता है। एक ऐसी चीज जो ना तो पूरी तरह जिंदा है और ना ही मरी हुई, एक काला चिपचिपा सिम्बायोट। जब एक स्पेसशिप मलेशिया के जंगलों में आग के गोले की तरह गिरती है तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी की एंट्री है। क्या होगा जब ये परजीवी एक ऐसे इंसान को अपना घर बना लेगा जो खुद सब कुछ खो चुका है? चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त सफर। कहानी शुरू होती है अंतरिक्ष के सन्नाटे से, जहां एक रॉकेट धरती की ओर बढ़ रहा है। इस यान में पिछले किसी मिशन का बहुत ही कीमती सामान है जिसे ड्रेक की कंपनी लाइफ फाउंडेशन ने वापस मंगाया है। लेकिन अचानक कुछ अनहोनी होती है और रॉकेट बेकाबू होकर मलेशिया में क्रैश हो जाता है। रेस्क्यू वर्कर्स बाहर निकल रहा है और वो आसपास के लोगों को मारना शुरू कर देता है। यह सिम्बायोट एक महिला एम्बुलेंस वर्कर के शरीर में घुसकर ज़ॉम्बी की तरह सड़क पर चलने लगता है। सीन शिफ्ट होता है सैन फ्रांसिस्को की एक आलीशान टाउन हाउस की तरफ। यहां हम मिलते हैं टॉम हार्डी यानी एडी ब्रॉक से, जो एक निडर खोजी पत्रकार है। एडी अपनी मंगेतर एनी मिशेल विलियम्स के साथ एक शांत जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसकी आदत है हर चीज में अपनी नाक अड़ाना। एनी एक वकील है जो उसी लाइफ फाउंडेशन के लिए काम करती है जिसका मालिक इविल सीईओ रिज अहमद कार्लेटन ड्रेक है। एक रात एडी चुपके से एनी के कंप्यूटर से कुछ खुफिया फाइलें चुरा लेता है जिसमें ड्रेक के अवैध मानवीय परीक्षणों का कच्चा चिट्ठा होता है। एडी का बॉस उसे समझाता है कि ड्रेक का इंटरव्यू लेते वक्त संभल कर रहे, लेकिन एडी तो एडी है। वो इंटरव्यू के बीच में ही ड्रेक पर इंसानों की जान लेने का आरोप लगा देता है। नतीजा, ड्रेक अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एडी को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, एनी की नौकरी भी चली जाती है क्योंकि एडी ने उसका भरोसा तोड़ा था। एनी उसे छोड़ देती है और एडी अब बेघर और बर्बाद हो चुका है। 6 महीने बीत जाते हैं। एडी अब एक छोटे से कमरे में रहकर गुजारा कर रहा है। तभी उसकी मुलाकात डॉक्टर डोरा जेनी स्लेट से होती है, जो ड्रेक की लैब में काम करती है। वो उसे बताती है कि ड्रेक गरीबों को पकड़कर उन पर एलियन सिम्बायोट्स के साथ प्रयोग कर रहा है और लोग मर रहे हैं। एडी पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर सच जानने के लिए वो रात के अंधेरे में लैब के अंदर घुस जाता है। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। लैब के कांच के पीछे उसकी एक पहचान वाली बेघर औरत मारिया कैद है। एडी उसे बचाने के लिए शीशा तोड़ देता है, लेकिन मारिया के अंदर से वो काला साया निकलकर एडी पर झपट पड़ता है। मारिया वहीं मर जाती है और वो सिम्बायोट एडी के शरीर में समा जाता है। जैसे ही गार्ड्स वहां पहुंचते हैं, एडी को अपनी रगों में एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। पागलों की तरह खाने लगता है। उसे हर समय अपने शरीर के अंदर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है। वो अपनी मंगेतर एनी के पास मदद के लिए जाता है, लेकिन वहां एक रेस्तरां में वो जिंदा झींगों के टैंक में कूद जाता है और उन्हें कच्चा ही चबाने लगता है। एनी को लगता है कि एडी पागल हो चुका है, लेकिन एडी को पता है कि उसके अंदर कोई और भी है। तभी ड्रेक के गुंडे एडी के घर पहुंच जाते हैं ताकि वो उस सिम्बायोट को वापस ले सकें। एडी उनसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही गुंडे उस पर हमला करते हैं, एडी का शरीर अपने आप हिलने लगता है। उसके हाथ अचानक काले और चिपचिपे हो जाते हैं और वो गुंडों को दीवार। यहां हमें पहली बार उस काली ताकत का असली रूप दिखता है जो बिना किसी हथियार के बड़ी बड़ी गाड़ियां पलट सकती है। अब शुरू होता है एक जबरदस्त पीछा। एडी अपनी बाइक पर भाग रहा है और ड्रेक के सिपाही ड्रोन और बड़ी गाड़ियों से उसका पीछा कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को की ढलान वाली सड़कों पर एडी मौत को मात देता है। जब भी कोई गाड़ी उसे कुचलने वाली होती है, एडी के शरीर से काली टहनियां निकलती हैं और गाड़ियों को खिलौनों की तरह हवा में उछाल देती है। एडी को लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन हर बार वो काला साया उसे बचा लेता है। आखिर में जब गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, तब असली धमाका होता है।
एडी का पूरा शरीर काले रंग के एक तरल पदार्थ। अब एडी और वेनम एक ही शरीर में रहने के लिए मजबूर हैं। वेनम एडी को बताता है कि उसके अपने ग्रह पर भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी और एडी भी यहाँ एक हारा हुआ इंसान है, इसलिए दोनों एक साथ मिलकर इस दुनिया में कुछ बद्दा कर सकते हैं। वेनम को हर समय भूख लगती है और वो एडी को मांस खाने पर मजबूर करता है। एडी उसे समझाता है कि हम सिर्फ बुरे लोगों को सजा देंगे और अच्छे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये दोनों अब दोस्त बनने लगे हैं, लेकिन ये दोस्ती बहुत खतरनाक मुद्दे पर खद्दी है। उधर ड्रेक अपनी लैब में पागल हो रहा है। उसे खबर मिलती है कि उसके गुंडे एडी को पकड़ने में नाकाम रहे हैं। ड्रेक को समझ आ जाता है कि वेनम अब एडी के साथ पूरी तरह मिल चुका है। ड्रेक के पास एक और स्लीप है। एडी उसे बताता है कि उसके अंदर एक शैतान है जो उसे काबू कर रहा है। एनी उसे एक अस्पताल ले जाती है जहां उसका MRI टेस्ट किया जाता है। जैसे ही मशीन से तेज आवाज निकलती है, वेनम तड़प लगता है और एडी दर्द से चिल्ला उठता है। यहां पता चलता है कि वेनम की सबसे बड़ी कमजोरी तेज आवाज और आग है। टेस्ट के बाद एनी को पता चलता है कि वेनम धीरे धीरे एडी के शरीर को अंदर से खा रहा है। वो एडी को समझाती है कि उसे इस बला से पीछा छुड़ाना हो जाता है। ड्रेक के लोग एडी को पकड़ लीते हैं और उसे वापस उसी लैब में ले जाते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। वेनम अब एडी के शरीर से बाहर निकल चुका है और एडी अब बिल्कुल अकेला है। लैब में ड्रेक एडी के सामने आता है और एक बद्दा खुलासा करता है। ड्रेक ने अब खुद को एक और भी ज्यादा खतरनाक सिम्बायोट के हवाले कर दिया है जिसका नाम रायट है। रायट वेनम से कहीं ज्यादा बद्दा और ताकतवर है। वो एडी को बताता है कि उनका मकसद धरती पर हमला करना और सारे सिम्बायोट्स को यहां बुलाना है ताकि इंसानियत का खात्मा हो सके। एडी को समझ आ जाता है कि अगर ड्रेक को नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया एक कब्रिस्तान बन जाएगी। लैब के ठंडे कमरे में एडी अकेला और लाचार पड़ा है। ड्रेक उसे बता चुका है कि उसका अंत करीब है। ड्रेक अब पूरी तरह से रायट के वश में है। रायट एक ऐसा शिकारी है जो वेनम से कई गुना ज्यादा बेरहम है। ड्रेक का प्लान है कि वो अपनी कंपनी के रॉकेट का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में जाएगा और वहां से लाखों सिम्बायोट्स को धरती पर ले आएगा। अगर ऐसा हुआ तो इंसान सिर्फ इन परजीवियों का भोजन बनकर रह जाएंगे। एडी को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब उसके पास वेनम की ताकत नहीं है। तभी अंधेरे में एक आहट होती है। वेनम मरा नहीं था, वो तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। वेनम एनी के शरीर का सहारा लेकर लैब में दाखिल होता है। एनी को वेनम के रूप में देखकर एडी के होश उड़ जाते हैं। वेनम वापस एडी के शरीर में समा जाता है और उसे फिर से वो बेहिसाब ताकत मिल जाती है। वेनम एडी से कहता है कि रायट उनका लीडर है और उसे रोकना नामुमकिन जैसा है, लेकिन उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। पूरे सैन फ्रांसिस्को में दहशत फैली हुई है। ड्रेक का रॉकेट लॉन्च होने के लिए तैयार है। वेनम और एडी जानते हैं कि अगर वो रॉकेट हवा में उड़ गया तो फिर दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा। वेनम एडी को समझाता है कि इस लड़ाई में शायद वो दोनों ही जिंदा ना बचें। एडी अब डरपोक पत्रकार नहीं बल्कि एक योद्धा बन चुका है। वो वेनम के साथ मिलकर ड्रेक के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए रॉकेट की तरफ बढ़ता है। रॉकेट के लॉन्च पैड पर वेनम और रायट का आमना सामना होता है। यह नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ काला वेनम है और दूसरी तरफ उससे बड़ा और नुकीले हथियारों वाला चांदी के रंग का रायट। रायट के पास ऐसी ताकत है कि वो अपने हाथों को तलवारों और कुल्हाड़ियों में बदल सकता है। पहली ही टक्कर में रायट वेनम को बुरी तरह पीट। वो अब भी खुद को भगवान समझ रहा है, लेकिन एडी जानता है कि ड्रेक अब कमजोर है। ड्रेक जैसे ही एडी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, रायट फिर से ड्रेक के शरीर में समा जाता है और उसे एक विशाल राक्षस में बदल देता है। रायट के हाथों से निकली एक नुकीली तलवार एडी के सीने के पार हो जाती है। ऐसा लगता है कि एडी का सफर यहीं खत्म हो गया, लेकिन वेनम हार मानने वालों में से नहीं था। वो रेंगते हुए एडी के पास पहुंच वेनम चिल्लाता है, अलविदा एडी, और रॉकेट के ईंधन में आग लगा देता है। एक भयानक धमाका होता है। आग की लपटें आसमान को छू रही हैं। रायट और ड्रेक उस रॉकेट के साथ जलकर राख हो जाते हैं। वेनम खुद को एक ढाल की तरह एडी के चारों तरफ लपेट लेता है ताकि आग की गर्मी एडी को ना जला सके। रॉकेट के टुकड़े समुद्र में गिरते हैं और एडी पानी में डूबने लगता है। उसे लगता है कि वेनम उस आग में जलकर मर चुका है। एडी, अब समय बीत जाता है। एडी और एनी फिर से मिलते हैं। एनी को भी लगता है कि वेनम जा चुका है, लेकिन तभी एडी के दिमाग में एक जानी पहचानी भारी आवाज गूंजती है, तुमने सोचा कि मैं इतनी आसानी से चला जाऊंगा? वेनम जिंदा है।
उसने आग से खुद को बचा लिया था। अब एडी और वेनम के बीच एक नया समझौता होता है। वे तय करते हैं कि वे इस शहर के रक्षक बनेंगे। वे सिर्फ उन्हीं लोगों को सजा देंगे जो वास्तव में बुरे हैं। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि एडी एक दुकान में जाता है जहां एक गुंडा दुकानदार को धमका रहा होता है। एडी वहां वेनम के रूप में बदल जाता है और उस गुंडे को ऐसी डरावनी चेतावनी देता है कि उसकी रूह कांप जाती है। वेनम कहता है, हम एडी ब्रॉक उस गुंडे को हवा में उछाल देता है। अब सैन फ्रांसिस्को के अपराधियों को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि अंधेरे का रखवाला जाग चुका है। फिल्म के मुख्य क्रेडिट्स खत्म होने के बाद कहानी हमें सैन क्वेंटिन नाम की एक बहुत ही सुरक्षित और डरावनी जेल में ले जाती है। एडी ब्रॉक अब फिर से पत्रकारिता की दुनिया में लौट आया है और उसे एक खास अपराधी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला है। एडी को जेल के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में ले जाया जाता है जहां एक पिंजरे में एक आदमी कैद है। यह आदमी कोई साधारण मुजरिम नहीं है बल्कि एक कुख्यात और पागल सीरियल किलर है। जैसे ही एडी पिंजरे के पास पहुंचता है, हम देखते हैं एक शख्स को जिसके बाल लाल और बिखरे हुए हैं और उसकी आंखों में एक अजीब सी सनक है। इस आदमी का नाम है क्लीटस कैसिडी। वो दीवार पर अपने ही खून से चित्र बना रहा है। कैसिडी एडी को देखकर एक डरावनी मुस्कान देता है और कहता है, जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा, और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि मैं बाहर निकलूंगा, तो चारों तरफ कत्लेआम, कार्नेज मचेगा। कैसिडी की ये बातें सिर्फ एक धमकी नहीं थीं, बल्कि वेनम के अगले और सबसे खूंखार दुश्मन का इशारा थीं। कॉमिक्स की दुनिया में कार्नेज वेनम से भी कहीं ज्यादा ताकतवर, तेज और पागल सिम्बायोट है। वेनम के पास तो फिर भी कुछ इंसानियत बची है, लेकिन कार्नेज सिर्फ तबाही और खून खराबा जानता है। एडी को समझ आ जाता है कि उसकी और वेनम की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं, बल्कि असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी वेनम की पूरी कहानी। एक ऐसा इंसान जो सब कुछ हार चुका था, उसे एक ऐसा साथी मिला जिसने उसे दुनिया का सबसे अनोखा रक्षक बना दिया। क्या एडी और वेनम मिलकर कार्नेज जैसे पागल शैतान को रोक पाएंगे, या फिर धरती पर सिम्बायोट्स का राज होगा? ये हम देखेंगे फिल्म के अगले भाग की कहानी में। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगला धमाका मिस न करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।